एकेडेक्सल, माई सेल्फ दीपाली, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज मैं आप लोगों को नया चैप्टर, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो आज आप लोगों के लिए मैं नया चैप्टर लेके आई हूँ और उसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर उसको इंटरेस्टिंगली पढ़ा जाए। और मतलब पढ़ने का मोटिव ये है कि तुम लोगों को क्यूरियस होना चाहिए एक्चुअली कि यार ये चीज अगर मेरे अंदर हो रही है तो यार ऐसी क्या चीज है ये। मतलब ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कुछ ऑक्सीजन, टू बी वेरी स्पेसिफाइड, ऑक्सीजन मेरे अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे से निकल रही है। तो यार मेरे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? मैं तो हर बार ऑक्सीजन गेन कर रहा हूँ। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या झोल हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? दिमाग लगाओ, सोचो कि यार ऐसा क्यों हो रहा है ना। पहली तो ये चीज हो गई। दूसरा क्या हो गया कि यार मैम इतनी मैं मेहनत करता हूँ, इतनी एक्सरसाइज, कितने सारे बच्चे होंगे जो स्पोर्ट्स खेलते होंगे, उन्होंने अक्सर ये चीज देखी है कि यार एक क्रैम्प आ जाता है पैर में ना, एकदम से क्रैम्प आ जाता है। और वो क्यों आता है किसी ने कभी सोचा ही नहीं। सोचा ही नहीं तो पता ही नहीं, पता ही नहीं तो चल रहे हैं बस, है ना। सोच के देखो, जैसे जैसे चीजें सोचना शुरू कर दोगे तुम्हारे पास जवाब आना शुरू हो जाएगा। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं कि किस तरीके से ब्रीथिंग कंप्लीट होता है इन ह्यूमन, इन अदर ऑर्गेनिजम्स। और मेनली ह्यूमन की बात करेंगे बट अदर ऑर्गेनिजम्स को भी देखेंगे। ब्रीथिंग हो गया और रेस्पिरेशन भी, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। रेस्पिरेटरी जितना तुम सिस्टम पढ़ते हो सारा सिस्टम हम लोग इसमें इस चैप्टर के थ्रू तुमको मैं पूरा डिस्कस करवाऊंगी तुम लोगों को। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं पहला लेक्चर ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, चलिए। तरीका सेम है रहेगा अपना। एनसीईआरटी के कटआउट्स लेके आई हूं मैं तुम लोगों के लिए, तो एनसीईआरटी के कटआउट से ही पढ़ाई करेंगे। इसके साथ साथ कुछ जो चीजें एडिशनल पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि तुम लोगों को पता होना चाहिए, वो मैं जैसा तुमको नोट्स बना के देती हूँ वैसा नोट्स बना के दूंगी। नोट्स का लिंक तुमको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक गिवन है, तो ज्वाइन कर लो जल्दी से टेलीग्राम। चलिए, पहला आज के लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं, फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आज। तो इंट्रोडक्शन चलेगा। इंट्रोडक्शन मतलब ये नहीं होता कि मैं नाम पता बता के खत्म कर दूं। इंट्रोडक्शन मतलब होता है बेसिक्स, कि भाई रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग क्या है, ये चीजों के बारे में एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू डिफर। नेक्स्ट आता है आपका ब्रीथिंग, उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हम डिस्कस करेंगे और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आज हमारा मेजर टॉपिक होने वाला है डिस्कशन का। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका मैं आज आप लोगों को 3D व्यू भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से अगर मैं जो चीजें बोल रही हूँ, जैसे अभी बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, थोरेसिक कैविटी, अबव डायफ्राम, फिफ्थ थोरेसिक कैविटी, क्या है रिब केज, क्या क्या कहाँ पे सिचुएटेड है, क्यों ऐसा होता है, क्या इसके फंक्शंस है, सारी की सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो सेशन को एंड तक देखना। चलो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग अलग कैसे। अगर मैं ये चीज बोल रही हूँ कि एक होता है रेस्पिरेशन, एक होता है ब्रीथिंग, तो हाउ डू रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। देखो बच्चे, रेस्पिरेशन एक फिनोमेना है, रेस्पिरेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर आप ये देखते हो, जिसके अंदर आप ये देखते हो कि देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तुमने खाना खाया, बहुत बढ़िया, भूखड़ तो तुम हो ही। तो तुमने खाना खाया, अब खाना खाने के बाद वो खाने से तुमको एनर्जी मिल रही है ना। तुम खाना खाते ही, ऐसा नहीं है खाना खाते ही नींद आती है मैम, खाना खाते ही नींद तो आती है पर उससे एनर्जी भी तो मिलती है। तो खाना खाने से तुमको फायदा क्या हुआ कि तुमको मिल रही है एनर्जी। तो वो एनर्जी जो तुम्हें बाकी की एक्टिविटीज, बाकी के काम कराने में मदद करेगी, है ना, वो एक्टिविटीज। अब जैसे ही तुमने खाना खा लिया, तुम में आ गई एनर्जी, अब तुम आगे खेलने जा सकते हो, अब तुम कोई भी अपनी एक्टिविटी कर सकते हो, तुम कुछ भी मतलब पढ़ाई कर सकते हो। बट फॉर डूइंग एनीथिंग यू रिक्वायर टू ईट फूड, यू रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स, और यही न्यूट्रिएंट्स को गेन करके इससे एनर्जी बनाना, द प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन of food, oxidation of food to produce energy। या फिर काम करते हैं, इसको डिफरेंस में लिखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी।
ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी बनानी है भाई। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है बेटा? एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद है ना नाम? एटीपी, अपना फेवरेट आदमी एटीपी। तो ये होता है अपना बेसिक रेस्पिरेशन। अगर इसको मैं डिफर कर दूं ब्रीथिंग से, तो ब्रीथिंग क्या होता है बेटा? सिंपल इनटेक एंड एक्सहेलेशन, इनटेक या इनहेल एंड exhale of air, or it can also be said as exchange of gases। भाई गैसेस का ही तो एक्सचेंज हो रहा है, और कौन सी गैसेस है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यही दोनों चीजें हैं जिसका एक्सचेंज होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो जाती है, आती है बेसिकली, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है। तो यही तो चीज होता है ब्रीथिंग के अंदर। तो ब्रीथिंग इज अ सिंपल फिनोमिना, इट इज अ फिजिकल फिनोमिना। और अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, तो ये बेटा एक केमिकल फिनोमिना है। तो रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, whereas breathing is a physical process। अब ये बड़े ही बेसिक डिफरेंसेस हैं जो ब्रीथिंग को रेस्पिरेशन से अलग करते हैं। बट कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि यार क्या ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम होते? क्योंकि ये चीज तुमने 10th में भी पढ़ी होगी, ये 10th का भी टॉपिक है ना? जो अपन कौन सा चैप्टर हुआ करता था वो, लाइफ प्रोसेस, एक रेस्पिरेशन उसी में आता था। तो रेस्पिरेशन में क्या होता था? रेस्पिरेशन में यही तो चीजें बताई जाती थी कि भाई वो ब्रीथिंग से कैसे अलग है, और उनकी टर्मिनोलॉजीज अगर अलग बोली है, तो रेस्पिरेशन मतलब होता है कि कंप्लीट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो तुमने खाना खाया है अब उसको तोड़ना है, और वो जो तुमने खाना खाया उसको तोड़ के उससे बनानी है एनर्जी। और यही काम तो हम कर रहे हैं, हमारी हर एक सेल ये काम करती है। तो every cell performs respiration, sight is every cell। जबकि ब्रीथिंग में कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो some organs are involved, some specific organs। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि लंग्स, जैसे कि डायफ्राम, जैसे कि कुछ अगर फिशेस की बात करूं तो उनमें गिल्स, कॉकरोच की बात करूं तो उनमें स्पेरिकल्स। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्रीथिंग या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलेंगे। पर ये ऑर्गन्स ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, ये ऑर्गन्स एक्सचेंज ऑफ गैस कर रहे हैं। यहीं से ही ऑक्सीजन आएगी और इसी ऑक्सीजन की मदद से ही खाना को तोड़ेंगे। प्रोसेस क्या है बेटा? अपने को खाने को ब्रेक करना है। ऑल वी हैव टू डू इज कि ये फूड है, और इस फूड को तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए तुमको किसकी रिक्वायरमेंट है? तुमको रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। ठीक है, इस खाने को तुमने तोड़ना है सिर्फ, और इससे एनर्जी बनानी है। इस खाने को तुमने तोड़ना है और इससे एनर्जी भी बनानी है। एनर्जी लगेगी एनर्जी बनाने के लिए भी, याद रखना। एनर्जी की जरूरत होती है तभी तुम एनर्जी बना पाओगे, और ज्यादा एनर्जी बन पाएगी। ठीक है, तो फूड टूटेगा, और जैसे ही फूड टूटेगा एनर्जी मिलेगी, और इसी तो प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कहाँ हो रहा है आपके पास? ये पूरा प्रोसेस आपके पास कंप्लीट होता है इन योर सेल, और ये आपकी सेल्स के अंदर कंप्लीट होता है। और सेल के अंदर इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, है ना? इसी प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब देखो, अब आता है आपके पास कि अगर मैं बोल रही हूँ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बड़ा टाइम से शब्द चल रहा है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, यस ऑफ कोर्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पे भी एक बार जरा सा देख लेते हैं हम।
पहला आ जाता है आपके पास एरोबिक। अब ये सुना सबने है नाम, कोई नया नाम नहीं है। और दूसरा एनारोबिक, सबने नाम सुना है। थोड़ा सा समझेंगे कि क्या चीज बोलता है एरोबिक एनारोबिक में क्या डिफरेंस है। देखो सबसे पहले तो एरोबिक की बात करते हैं। एरोबिक मतलब जहां आपकी ऑक्सीजन का यूज हो रहा है टू फॉर्म एनर्जी, जहां ऑक्सीजन की का इस्तेमाल होके खाना टूट रहा है। ठीक है, मतलब खाना तो ब्रेक होगा, फूड इज गोइंग टू बी ब्रेक्ड, पर वो टूटने के लिए तुमको किसकी जरूरत रहेगी? ऑक्सीजन की। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी प्रोसेस वापस वही है, ये तुम्हारा फूड है और ये फूड जो होगा ये टूटेगा, ये फूड अगेन ये फूड टूटेगा, और जैसे ही खाना टूटेगा, जैसे ही नरिशमेंट टूटता है, वो क्या बनाएगा बेटा आपके लिए? आपके लिए बनाएगा एनर्जी। यही तो चीज अपने को चाहिए, ये तो चीज अपने को चाहिए। पर इस चीज को पाने के लिए अपने को किसकी जरूरत लगेगी? ऑक्सीजन की। तो यहाँ क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में? द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड, the food is oxidized or the food is break by the involvement or in the presence of oxygen। बिना ऑक्सीजन ये काम शुरू ही नहीं कर सकता। ये एक ऐसी मशीन है जो बिना ऑक्सीजन के काम शुरू ही नहीं कर सकती। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन द प्रोसेस कैन नॉट बी इनिशिएटेड। तो ऑक्सीजन होनी जरूरी है इफ आई एम सेइंग ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? अब यही अगर मैं बात कर देती हूँ एनएरोबिक की, तो एनएरोबिक में आगे ए एन आ रहा है, नहीं है भाई, कोई जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे द फूड कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन, फूड कैन बी ब्रोकन डाउन without involving oxygen, विदाउट इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन की कोई ऐसी जरूरत ही नहीं है, हम क्यों ऑक्सीजन को बार बार इन्वॉल्व करें? जैसे कि मैम ऑक्सीजन की कहाँ जरूरत नहीं होती? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आ जाता है सबसे पहला आपके पास ह्यूमन मसल सेल। ह्यूमन मसल सेल, तुमको पता है वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन से बनता है लैक्टिक एसिड। अब ये सबने सुना है ना लैक्टिक एसिड क्या होता है? देखो नहीं सुना तो बताती हूँ। लैक्टिक एसिड क्या होता है कि जब तुम बहुत ज्यादा कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, लेट्स से तुम बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो और बहुत बढ़िया तरीके से इफ यू आर प्लेइंग एंड कंटिन्यूअसली यू आर प्लेइंग, आपकी बॉडी को क्या चाहिए बेटा जी? एनर्जी चाहिए। अब उस एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए क्या करती है बॉडी? जितना आपका बॉडी में आपने खाना खाया है, जितना आपने न्यूट्रिशन लिया है, सारे न्यूट्रिशन को तोड़ेगी। तो वो तोड़ती जाएगी तोड़ती जाएगी, जैसे जैसे वो न्यूट्रिशन तोड़ेगी तुमको एनर्जी मिलती जाएगी। अब होता क्या है कि कई बार ये फूड या न्यूट्रिशन तुम्हारे पास है ही कम। ठीक है, ऑक्सीजन जब आप भाग रहे हो बहुत, कभी एथलीट्स को देखना, वो जब कंटिन्यूअस भागते जाते हैं, बहुत लंबी लंबी दौड़े लगाते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि वो ऑक्सीजन का अमाउंट कम इनहेल कर रहे हैं, है ना? वो ऑक्सीजन जो इनहेल करनी चाहिए थी उनको, एक्चुअल ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, उतनी मीट ही नहीं कर पा रही वो रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना कि वो इतना ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं कि वो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना जल्दी फंक्शन कर रहा है कि वो बहुत जल्दी जल्दी सांस फूलने लग जाती है ना? उनकी सांस फूलने लग जाती है। सांस फूलना यानी कि वो जब कंटिन्यूअस, जब जल्दी जल्दी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं, तब वहां क्या हो जाता है बेटा जी? जब वो कंटिन्यूअस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, उस टाइम पे उनकी बॉडी में एनएरोबिकली रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। रेस्पायर तो करना ही पड़ेगा, भागना है उसने, उसको एनर्जी तो मिलनी है ना? पर एनर्जी मिल रही है, फूड तो टूट रहा है, पर फूड टूट रहा है इन दी लैक ऑफ ऑक्सीजन और इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है, खाना टूटेगा, पर खाना अगर टूटेगा तो वो एब्सेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन में टूटेगा, जिसके कारण देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। और यही जब लैक्टिक एसिड बन जाता है तो उससे दिक्कत क्या होती है कि वो जो मसल होता है ना, वो मसल पे आपको बहुत तेज खिंचाव, कंस्ट्रेन पड़ता है। बहुत तेज स्ट्रेन पड़ने के कारण वो एकदम ऐसे ना जकड़ जाता है पैर, अकड़ जाना, जकड़ जाना, जो बोलो तुम अपनी भाषा में, तो वैसा हो जाता है पैर। हिला नहीं सकते तुम एक बार को उस पैर को, आगे पीछे मूव ही नहीं कर सकते। और उसको हम वर्ड, एक हमने टर्म दिया उसको, क्रैम्प। हम इसको बोलते हैं क्रैम्प। क्रैम्प क्या होता है? यही है क्रैम्प, कि द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन योर मसल सेल, ठीक है, व्हेन इट्स प्रोड्यूसिंग और व्हेन इट्स फॉर्मिंग, व्हेन इट इज रेस्पायरिंग एनारोबिकली, ठीक है, मसल सेल के अंदर ऐसा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाना जब वो एनारोबिकली रेस्पायर कर रही है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? एनारोबिक रेस्पिरेशन का सबसे पहला एग्जांपल इज योर ह्यूमन मसल सेल, ठीक है। एक और एग्जांपल बताती हूँ। यीस्ट देखिए, देखी तो नहीं होगी तुमने, सबने ब्रेड खाए, छोले भटूरे सबने खाए, है ना। तो वो छोले भटूरों में क्या होता है? वो जो भटूरा मस्त फूल रहा है वो तुम्हारा, वो किस तरीके से फूल रहा है? डो अगर तुम उसका देखो तो वो बड़ा स्पंजी होता है। वो कैसे होता है? वो होता है बच्चे एक यीस्ट की मदद से। यीस्ट क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अगेन एनारोबिकली रेस्पायर करता है। और क्या फॉर्म करता है ये? यीस्ट फॉर्म एल्कोहल, जिसमें भी इफ आई बी मोर स्पेसिफिक इट्स इथेनॉल। इथेनॉल फॉर्मेशन होता है। यीस्ट क्या करता है? इथेनॉल फॉर्मेशन कर देता है। हमको बड़ी केक केक होता है ना, केक्स में तो बड़ी मस्त खुशबू आती है। तो वो इतनी अच्छी खुशबू आ कहाँ से रही है? वो चीज क्या है जिसको हम खा रहे हैं और हमको बड़ी मजेदार लग रही है? तो वो जो स्पंज क्रिएट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? क्योंकि वहां CO2 प्रोड्यूस होता है, वहां पे एल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही एल्कोहल है जिसके कारण उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है। अब कई बच्चे कहें मैम नशा क्यों नहीं चढ़ता? अबे क्या पागल हो तुम लोग, नशा कैसे चढ़ेगा? इतना ज्यादा नहीं होता है। लाइक एल्कोहल बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है, ठीक है। अब इथेनॉल इतना ज्यादा हायर अमाउंट में नहीं है तुम्हें नशा चढ़ जाए, तो दिमाग लगाना। तो एल्कोहल फॉर्मेशन है यानी कि बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है बच्चे। CO2 फॉर्म होता, CO2 भी बनता है। चलो अब इसका देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन तो सभी में हो रहा है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो सभी में कंप्लीट होगा। यहाँ की साइट अगर मैं बात करती हूँ, एग्जाम्पल इन ऑल वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स या ऑल कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल तो क्या ही ले लो, ऑल कॉर्डेट्स आ ही गया है उसके अंदर। साइट बता देती हूँ, साइट इसमें कहाँ होता है बच्चे? साइट होता है इसका इन माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे साइट होता है साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो यहाँ ये कंप्लीट होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज योर पावर हाउस ऑफ सेल। अब समझ में आया उसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि जितना भी एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है, जितनी भी एनर्जी बन रही है, वो सारी एनर्जी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होता है। क्लियर? डन? समझ में आया? तो ये बहुत ही एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आई गेस हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताती हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट एक और तरीके से हमने रेस्पिरेशन को डिवाइड किया है। एक और तरीके से हमने रेस्पिरेशन को डिवाइड किया है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट।
ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, पहला आता है आपके पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। चलिए, पहला आता है आपके पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दूसरा आता है आपके पास इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या होता है? डायरेक्ट, नाम ही बता रहा है, एकदम बॉडी सरफेस जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैस करवा देगा। डायरेक्ट, तुरंत बॉडी सरफेस से ही हो रहा है, कोई एडिशनल, कोई अलग हमको ऑर्गन की जरूरत नहीं है, हम बॉडी सरफेस से कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी कंप्लीटेड बाय द बॉडी सरफेस, और प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस कैन बी कंप्लीटेड बाय द बॉडी सरफेस ओनली। समझ में आया? डायरेक्ट यानी कि जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अमीबा की अगर मैं बात कर लूं, तो अमीबा कुछ इस तरीके का होता है। अब अमीबा के अंदर ना तुमको कोई अलग से नाक नहीं दिखेगा, अलग से उसके पास मस्त गिल्स नहीं होंगे, या लंग्स नहीं होंगे, या कुछ भी ट्रैकिया नहीं होगा, तो इसके पास कुछ नहीं होता। ये अपने बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन लेता है और उसी बॉडी सरफेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसके पास कोई एडिशनल, कोई अच्छा और कोई नॉन सोर्स नहीं है फॉर रेस्पिरेशन, फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, तो अब अमीबा में अगर मैं देखूं तो देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दैट इज कि ऑक्सीजन कैन बी इनटेक and CO2 can be removed directly. The process of exchange of gases is direct. Exchange of gases direct. Direct यानी through body surface. Through body surface, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस, सिंपल चीज है। अब वहां अगर मैं बात करती हूँ इनडायरेक्ट की, इनडायरेक्ट में क्या होता है बच्चे, जैसे ह्यूमन है, अब ह्यूमन के पास अलग से ऑर्गन है टू एक्सचेंज ऑफ गैस फॉर रेस्पिरेशन। अपन सेल में कर रहे हैं तो हमारे पास अलग अलग ऑर्गन है ना, हमारे पास लंग्स है, हमारे पास नोज है, हमारे पास ट्रैकिया है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं फॉर डिफरेंट वर्क। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी एक्सचेंज ऑफ गैस with different organs. एक्सचेंज ऑफ गैस विद डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू आप जो है एक्सचेंज ऑफ गैस कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आप इनहेल कर रहे हैं, आप एक्सहेल कर रहे हैं, आप गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, या आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं। उस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है कि भाई एक तो डायरेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट में ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहेंगे, ऑर्गन्स आपको विजिबल रहेंगे, डायरेक्ट में आपको ऑर्गन विजिबल नहीं रहेगा। ये बॉडी सरफेस से कंप्लीट हो सकता है, तो ये बॉडी सरफेस से कंप्लीट होगा, सिंपल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं बात करती हूँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो होता है आपके पास लोअर वर्टिब्रेट्स में आ जाएगा। जो छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये अमीबा जितने भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें कंप्लीट होता है। इनडायरेक्ट जितने भी बड़े हायर ऑर्गेनिजम्स में आओगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। जब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, आप लोग याद करो, अपन ने जब प्लांट किंगडम पढ़ा था, हमने क्या चीज देखी थी कि यार जब स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है उसको रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना, उसको अगर मैं जाइलम, छोटा वाला जाइलम, मतलब जैसे फुल ट्रैकिया, फुल ट्रैकीज, फुल वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा ना भी दूं तो वो सरवाइव तब भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको उतनी नीड ही नहीं है।
ठीक, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि अगर मैं इसको, जैसे अमीबा हो गया मेरे पास, पैरामीशियम हो गया मेरे पास, इनको बच्चे अगर मैं बहुत हायर सोर्स ना भी दूं तो ये सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि इनको उतने की ही रिक्वायरमेंट है, इनको ज्यादा चीजें चाहिए ही नहीं। तो व्हाट दे रिक्वायर, दे हैव दैट मच थिंग विद देम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में कौन आ जाता है, एग्जाम्पल लिख भी लो। एग्जाम्पल में अपने पास आ जाता है जैसे कि लोअर वर्टिब्रेट्स या स्मॉलर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। स्मॉलर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जबकि यहां मेरे पास क्या आ जाता है, हायर वर्टिब्रेटा। हायर कॉर्डेट्स। ठीक है, हायर कॉर्डेट्स फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, फॉर एग्जाम्पल फिशेस, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, फॉर एग्जाम्पल एवरी अदर ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ जो कि अलग ऑर्गन से रेस्पायर कर रहा है। सिंपल। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं अपने एनसीईआरटी पे। फाइनली अब एनसीईआरटी में शुरू करने जा रही हूँ। अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है सारा का सारा आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, क्योंकि सारा आपको एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मिलेगा, बट बड़ा ही बिखरा हुआ। तो मेरा हमेशा मानना, मैं तुमको जितना भी चैप्टर पढ़ाती हूँ मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि वो बिखरा हुआ है उसको बिखरे बिखरे ही पढ़ लो। नहीं, तुम उसको अगर ढंग से लेके आओगे, जब उसको आराम से, उसको पूरा रायता होता है ना, फैला हुआ रहता है, उस रायते को जब हम समेट देते हैं तो सही हो जाता है। यही तो चीज है। तो थोड़ा सा ट्राई करो कि जितना तुम्हारे पास इतना मटेरियल है उसको कंसाइज कर दो। कंसाइज करोगे तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा, ये बात है बस। तो थोड़ा सा टेब्यूलर फॉर्म में थोड़ा सा कंसाइज करके अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको भी अच्छा लगेगा, तुमको भी मजा आएगा। पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे, क्या बोलता है ये। अब तुम लोग अपने पेन पेंसिल्स स्टेशनरी तो पूरी रखा करो साथ में ना, नोट्स भी बना रहे हो वो भी, और नहीं बना रहे हैं तो जो लेंगे टेलीग्राम से वो तो ले ही रहे हैं, पर मैं ये चाहती हूँ कि सारे बच्चे, अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते हैं तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी, है ना। आप देखते देखते बनाओगे तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी, और बायोलॉजी में जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, वही तुम्हारे लिए एट द एंड काम की चीज है। बायोलॉजी ऐसे ही नहीं रटी जाती है बेटा। As you have read earlier, oxygen is utilized by organism indirectly to break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acids, etc. to derive energy from for various activities. देखिए भाई, इनडायरेक्टली इट इज ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स का अगर मैं कर देती हूँ टू ड्राइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। तो यही तो चीज है, ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं हम। ऑक्सीजन का यूज होता है बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, क्या काम करने में बच्चे, ग्लूकोज अमीनो एसिड, फूड को तोड़ने में। तो ये वही इक्वेशन है जो मैंने ऊपर लिखी थी कि जब खाना टूट रहा है, जब फूड इज ब्रोकन डाउन, तो यहाँ पे रिलीज होगी एनर्जी, और इस फूड को तोड़ने में तुम्हारी मदद कौन करने वाला है, ऑक्सीजन। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार करे, जरूरी नहीं है हर बार करे। तो एनेरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है, वो भी अभी अपन ने पढ़ ली थी। नेक्स्ट आता है अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलता है, द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 which is harmful is also released during the above catabolic reaction. Therefore, it is evident that oxygen has to be continuously provided in the cell and CO2 produced by the cell is to be released out. भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, जब आपकी बॉडी के अंदर फूड टूटता है तो बनती है CO2, और वो CO2 बॉडी से रिलीज होना महा अति अति आवश्यक है। शुद्ध हिंदी आ गई है मेरे को, आजकल मैं रामायण महाभारत ये देखने लगी हूँ ना, तो बहुत ज्यादा इट इज वेरी नेसेसरी कि आपकी बॉडी से वो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट, और क्या है, ऑक्सीजन तो हमारे लिए यूजफुल कंटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड हमको जो रिलीज करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज हो सकता है और वो होता भी है।
कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय आवर बॉडी बाय दिस ओनली कैटाबॉलिक प्रोसेस, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, इसी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। So this carbon dioxide produced by the cell have to be released out. This process of exchange of oxygen from the atmosphere of CO2 produced by the cell is called breathing. अब देखो ध्यान से, breathing क्या बोला है इसने? Breathing is the process of exchange of oxygen. रुको, यहां से लिखो, exchange of oxygen from the atmosphere with the CO2. CO2 से ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर देना, है ना? ये दिख रहा है, दिख तो रहा है, सारी चीज दिखती तो है ना? मुझे कई बार ऐसा लगता है शायद डार्क कोई हाइलाइटर में ना यूज करूं, ऐसा ना हो कि ना दिखे। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। क्या बोलता है बेटा? अब देखो, हर चीज ना, ये एनसीईआरटी तुमको शब्दों में घुमाएगी, उस शब्दों का जाल को सुलझाना इज वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। इसके लिए ही टीचर्स बने हैं कि हम लोग तुम्हें ऐसा ही गाइड करते हैं कि उसके शब्दों के जाल को कैसे तुम सुलझाओगे। तो क्या बोलता है वो, देखो कि जब ऑक्सीजन आ रही है एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड जो तुम्हारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है, और जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ली है उसे इनहेल रखना है, यानी उसे अंदर लेना है। और ये एक्सचेंज ऑफ गैस, दिस एक्सचेंज ऑफ गैस इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग। सिंपल, ठीक है? सो द आउटर और द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन विच इज इनहेल्ड बाय अस एंड द carbon dioxide which is produced during the process of respiration is being expired or is being exhaled. This whole exchange of gas is known as breathing. समझ में आई बात? ठीक है? एंड इट इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। और अभी अपन ने देख लिया है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग कैसे अलग है, ठीक है? तो इट इज कॉमनली नोन एज ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, बट दीज आर नॉट सेम वर्ड्स, सेम टर्म्स नहीं है बेटा। रेस्पिरेशन एक कंप्लीट डिफरेंट टर्म है। हम ये बोल सकते हैं ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना? अगर मैं पूरा प्रोसेस देखने जाऊं तो ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि अगर मैं ब्रीथ नहीं करूंगी, सांस ही नहीं लूंगी, ऑक्सीजन ही नहीं होगी, तो भाई कैसे मेरा खाना टूटेगा? सोच के देखो, अगर ऑक्सीजन ही नहीं हुई तो खाना कैसे टूटेगा? तो इसका मतलब क्या है कि ब्रीथिंग इज नेसेसरी टू कंप्लीट रेस्पिरेशन। समझ रहे हो? ब्रीथिंग इज नेसेसरी टू कंप्लीट रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग अगर नहीं कंप्लीट हुई तो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। ये बात सिद्धा आपने दिमाग में रख लो, ठीक है? तो इसीलिए रेस्पिरेशन इसको कॉमन टर्म्स में बोला जाता है, पर रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है? Place your hand on your chest and you can feel the chest moving up and down. This is how we breathe. Okay, this is how we breathe. When we inhale, our chest exhale, our chest expand, chest cavity expands. और जब हम exhale करते हैं तो chest cavity जो होती है वो relax होती है। और यही up and down जो chest cavity में हम feel करते हैं, this is called breathing. The respiratory organ and the mechanism of breathing are described in the following section of this chapter. चलिए अब अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट एनिमल्स का हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखते हैं। उसके लिए भी मैंने क्या किया है, एक टेबल अगेन हम, क्योंकि देखो मुझे ना बड़ा वो लगता है, बोरिंग कह लूं कि मैम सारी चीजें मिलेगी तुमको एनसीईआरटी में, बट पता है नोट्स बनाने में मेरे को बड़ा आलस आता है कि मैं पैराग्राफ में लिखूं। तो उसकी जगह पे मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं तो टेबल में लिख लेती हूँ। तुम्हारी मर्जी है, तुम जिस पे लिखो, ठीक है? टेबल, पॉइंटर, कुछ भी बोल दो इसको, टेबल बना के लिख लो, पॉइंटर बना के लिख लो, क्योंकि नोट्स होते हैं शॉर्ट नोट्स। नोट्स में मैं उतना लंबा लेंदी किताब नहीं लिख रही हूँ मैं, ठीक है? किताब कोलिन हूवर की किताब नहीं है कि मैं निबंध लिखती जाऊं। मुझे क्या चाहिए? छोटा छोटा पॉइंटर चाहिए मुझे खाली। चलो अब देखते हैं हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं देखती हूँ कि वो ब्रीथ कर रहे हैं या वो रेस्पायर कर रहे हैं, तो उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, है ना? यानी कि ये सारे जितने भी अभी मैं ऑर्गेनिजम्स लिखूंगी, ये सारे आपके कैसे रेस्पायर कर रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड से, है ना? इनडायरेक्ट मेथड ही हो गया एक्सेप्ट फॉर बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस में क्या हो रहा है कि आपके पास पूरा ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व है, तो ये डायरेक्ट है।
बाकी ये सारे स्पेरिकल्स हो गया, गिल्स हो गया, लंग्स हो गया, ये सारे क्या है आपके इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि इसके लिए आपको एक ऑर्गन सिस्टम मिल रहा है काम करने के लिए। ठीक है, तुम्हारी पूरी बॉडी काम नहीं कर रही, तुमको एक ऑर्गन सिस्टम मिल रहा है और वो सिस्टम काम कर रहा है सिर्फ। ठीक, चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं बॉडी सरफेस की तरफ। ओके, सो बॉडी सरफेस से जो रेस्पायर कर सकते हैं बड़े ही लोअर वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में बड़े ही लोअर इनवर्टिब्रेट्स कह लो, वो रेस्पायर करते हैं बॉडी सरफेस से। जैसे कि आपके पास आ जाता है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस की कैटेगरी कौन सी होती है? पॉरीफेरल्स। पॉरीफेरा याद है, स्पॉन्जेस होते हैं, तो पहली क्लास है वो, पहला ही हम सबसे पहला इनवर्टिब्रेट स्पॉन्जेस ही पढ़ते हैं। तो पॉरीफेरा वो बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पायर करता है। दूसरा अपने पास आ जाता है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में कौन आ गया? जेलीफिश। ठीक है, थर्ड अपने पास आ जाता है प्लेटी हेलेमिन्थेसिस। प्लेटी हेलमिंथेस जिसके अंदर मेरे पास आ जाता है फ्लैटवर्म्स। हम इनकी कैटेगरी को क्या बोलते हैं? फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। तो ये अपने पास आ गया प्लेटी हेलमिंथेस, है ना। तो अपने पास क्या क्या चीजें आ गई? सबसे पहले सीलेंट्रेटा, जेलीफिश आ गया, पॉरीफेरन स्पॉन्जेस आ गए हैं, प्लेटी हेलमिन्थेसिस। अगर आप फ्लैट वर्म्स को देखो, उनकी पूरी बॉडी जो फ्लैट होती है, रिबन वो रिंग, वो नहीं बोल रही हूँ मैं, रिंग वर्म, रिबन वर्म्स नहीं, हाँ हाँ यस, एस्किलमेंथेसिस वाला। तो वो नहीं बोल रही हूँ मैं, रिंग वर्म्स नहीं बोल रही, मैं फ्लैट वर्म्स बोल रही हूँ। पढ़ा है ना, ये अपना एनिमल किंगडम पूरा कंप्लीट किया है ना, तो एनिमल किंगडम में तुमको क्लासिफिकेशन तो याद हो ही गया होगा। तो इसी तरीके से तो हम क्लासिफाई करते हैं, और ये स्मॉलर इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं जिनके अंदर थ्रू बॉडी सरफेस इनका रेस्पिरेशन कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैस अगर हम बात करें तो थ्रू बॉडी सरफेस इनका हो सकता है, और मोस्टली ये यूनिसेल्यूलर बॉडी होते हैं तो इनका काम भी चल जाता है। प्लेटफॉर्म्स पे तुम्हारे पास आ जाता है प्लेनेरिया, रीजनरेशन में भी हम उसका एग्जाम्पल पढ़ते होते है ना, तो प्लेनेरिया। नेक्स्ट आता है अपने पास स्किन। स्किन मॉइस्ट स्किन से कौन, जैसे कि अपने पास एनीलीड्स, एनीलीड्स में कौन आ जाता है? अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म फार्मर्स फ्रेंड, दिस इज एनीलीड्स, है ना। और ये अपने पास आ जाता है, अर्थवॉर्म जो होता है ना, ये गीली मिट्टी में रहता है, और गीली मिट्टी के अंदर यानी ये थ्रू दैट मॉइस्ट स्किन ये रेस्पायर कर सकता है। तो वो गीली मिट्टी इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो जब ये मिट्टी के अंदर रहता है, ये बहुत मतलब एक तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता है ना, ये फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं हम इसको, टॉप सॉइल को, सॉइल रिजुविनेशन में हेल्प करता है। तो जब ये कंप्लीट करता है अपना प्रोसेस, उसके लिए हम इसको कहते हैं कि ये जब रेस्पायर करता है, और इसकी देखो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, मैं कह देती हूँ अगर कोई इंसान, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मॉइस्ट स्किन से अगर वो डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, अगर वो डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, हायर जगह से कम जगह पे जाना। ठीक है, तो अगर वो सिंपल डिफ्यूजन के कारण एक्सचेंज ऑफ गैस कर रहा है, तो सोच के देखो कि उसकी स्किन कितनी पतली होगी। अगर मोटी स्किन होती तो कोई चीज अंदर बाहर ज्यादा कर ही नहीं पाती, नहीं कर पाती ना, साफ सी बात है ये तो, कि अगर मैं मोटी स्किन होती तो कैसी चीज आराम से छलनी अगर बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है तो उसके पोर्स जो है वो कम हो जाएंगे। जब पोर्स की साइज कम हो जाएगी तो चीज अंदर जा ही नहीं पाएगी, आ ही नहीं पाएगी उससे बाहर। तो इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी अर्थवॉर्म में बताया अपन ने, अर्थवॉर्म वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी स्किन जो होती है बहुत ही ज्यादा थिन होती है। स्किन इज वेरी थिन, बहुत ही बेहद पतली स्किन। और होना जरूरी इसीलिए है क्योंकि भाई ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि यू नो इतना मोटा स्किन टाइप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इनका काम ही नहीं चलेगा उससे। ठीक है, तो इनकी स्किन टाइप बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए फॉर सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि ये एक्सचेंज कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन।
ये ऊपर वाले भी डिफ्यूजन से ही करते हैं। दिस इज अगेन बॉडी सरफेस भी डिफ्यूजन से ही कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास स्पिरिकल्स। स्पिरिकल्स एक कैरेक्टरिस्टिक और एक अलग से फीचर्स होते हैं जो कि हमको कॉकरोच की बॉडी पे दिखते हैं। कॉकरोच की बॉडी पे क्या होता है कि इसके जो अपेंडेजेस होते हैं उसके पास में, इसके जो अपेंडेजेस होते हैं फाउंड, स्पिरिकल्स आर फाउंड इन कॉकरोच, इट इज फाउंड नियर अपेंडेजेस। जो इसके पैर है ना, कट 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 जिनसे ही चलता है, वो जो पैर है साइड में, उन पैर पे के पास है ना छोटे 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 होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स टाइप स्ट्रक्चर होता है। और वो स्मॉल होल्स को, वो पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्पेरिकल्स। तो स्पेरिकल्स स्पाइरिकल्स नहीं होता है, स्पेरिकल्स जो होते हैं वो कॉकरोच के अंदर पाए जाते हैं और वो छोटे 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 होल्स होते हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एडेप्टेशन है जो हमको कॉकरोच के अंदर दिखता है। नेक्स्ट इज योर गिल्स। गिल्स आपका फेवरेट स्पाइसीज फिशेस के अंदर हमको दिखता है। गिल्स हमको, अगर मैं थोड़ा सा और हायर ऑर्गेनिजम्स में चली जाऊं तो मुझे ये फ्रॉग्स के अंदर भी दिखता है ना, एम्फीबियंस में। कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं गिल्स का देखूं तो गिल्स में क्या होता है बेटा, गिल्स थोड़े से और अच्छे और एडवांस लेवल के होते हैं इन फ्रॉग्स में, मतलब फ्रॉग्स के अंदर। तो फ्रॉग्स में थोड़ा सा गिल्स भी एडवांस लेवल के होते हैं। फ्रॉग्स में टैडपोल लार्वा जो होता है वो तो खैर गिल्स से ही रेस्पायर करता है। फिशेस की बात करें तो वो तो गिल्स ही है, फिशेस के लिए तो मेन ही ऑर्गन गिल है, और गिल के बगैर वो रेस्पायर कर ही नहीं पाएगी, एक्सचेंज ऑफ गैस हो ही नहीं सकता। और थोड़ा सा उसका अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी बना दूं तो वो मेरे पास आ जाते हैं फ्रॉग्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास लंग्स। अब लंग्स तो तुम सबको पता है, ह्यूमन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लंग्स। एंड ऑल्सो लंग्स जो है वो कई फ्रॉग्स के अंदर भी पाया जाता है, क्योंकि टैडपोल फॉर्म में तो फ्रॉग गिल्स के थ्रू रेस्पायर कर सकता है। फ्रॉग पता है तुमको मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकता है, वो गिल्स के थ्रू भी रेस्पायर कर सकता है, उसके पास लंग्स होते हैं, ट्रैकिया होता है, वो उसके थ्रू भी रेस्पायर कर सकता है। तो फ्रॉग एक गजब की अडेप्टेशन दिखाता है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म अगर अडेप्टेशन दिखा रहे हैं तो वो क्यों दिखा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द बेसिस ऑफ देयर हैबिटाट। देखो अब ये अगर तुम ध्यान से इनको देखो कि जैसे अर्थवर्म है, अर्थवर्म में मैं कह रही हूँ कि यार ये रेस्पायर करते हैं बाय देयर मॉइस्ट स्किन, तो भाई जहां ये रहते हैं उस हिसाब से अडेप्टेड है। अब मैं अगर पानी में रह रही होती, अगर मैं पानी में ही होती तो पानी के अंदर मेरे पास गिल्स होते। ठीक है, मैं वैसे अडेप्टेड होती तो मेरे पास गिल्स होते। अगर मैं धरती पे हूँ, मैं टेरेस्ट्रियल हूँ, तो ऑब्वियसली मैं वैसे अडेप्टेड हूँ कि मेरे पास लंग्स है। काम सबने करना है, प्रोसेस सेम होना है, एनर्जी सबने बनानी है, पर बात यह है कि एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो करने का तरीका हर हैबिटेट में, हर ऑर्गेनिज्म में अलग होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है वो बताता है, और उस पर प्रॉपर तरीके से निर्भर करता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से ब्रीथ करेगा, किस तरीके से रेस्पायर करेगा। ठीक है, अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि अगर मैं लेट्स से बात करती हूँ ह्यूमंस की, तो ह्यूमन जो होगा वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर कर सकता है। मैं ये चीज नहीं बोल सकती क्योंकि ह्यूमन रहता ही नहीं है पानी में भाई। तुम कैसे इस पे ये बोल सकते हो ना, ह्यूमन पानी में रहते ही नहीं है। तो जहां पे जो ऑर्गेनिज्म इज अवेलेबल, जहां पे उसका इज हैबिटेट, हैबिटेट यानी उसका घर, जहां वो रहता है, तो जहां वो रहता है जैसे इन्वायरमेंट में रहता है वो उस तरीके से अडेप्ट हो जाता है और उसी तरीके से उसके पास ऑर्गन होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ स्किन से डिफ्यूजन होने की या स्किन से एक्सचेंज ऑफ गैस होने की, तो इसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। अभी शब्द आ जाएगा हमारे पास, आई कैन राइट इट डाउन एज वेल, और वैसे हमारे पास अभी पीछे शब्द आ जाएगा, इसको हम क्यूटेनियस।
क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। गिल्स से अगर हम गिल्स से स्पेसिफिकली अगर फ्रॉग रेस्पायर करते हैं तो उनको हम कहते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। लंग्स वाला भी ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बोलती है। ये आ गया हमारे पास एनसीईआरटी का प्रॉपर पेज है, एनसीईआरटी का नया एनसीईआरटी है। ठीक है, चलो पहला, mechanism of breathing varying among different organism of group depending mainly on their habitat and level of organization. Mechanism of breathing vary accordingly to their habitat and level of organization. Platyhelminthes प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन कॉर्डेट्स के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, फिशेस का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अर्थवर्म के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दूर दूर तक काफी ज्यादा अंतर है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट एंड बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर व्हाट दे आर फॉर्म्ड। तो स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, और उनका घर जहां वो रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत एसेंशियल लाइन है, इसको प्लीज याद रखिएगा। तो उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म का कैसा, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स का ऑर्गन मिलेगा हमको रेस्पिरेशन का। चलिए अगला अगला आता है हमारे पास लोअर वर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस आ गया पॉरीफेरेंस, सीलेंट्रेट्स जैसे कि जेलीफिश, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद CO2 इज बाय सिंपल डिफ्यूजन बाय एंटायर बॉडी सरफेस। यही चीज हमने अभी लिखी थी बच्चे कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो स्मॉलर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर क्या चीज होती है कि वो बॉडी सरफेस के थ्रू ही बहुत इजीली बॉडी सरफेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, रेस्पायर। एक्सचेंज O2 डिफ्यूजन बाय एंटायर बॉडी सरफेस डायरेक्ट मार्क कर रही हूँ। ठीक है, तो एंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये क्या कर सकते हैं बच्चे, रेस्पायर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अर्थवर्म। अर्थवर्म यूजेस देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटिकल यानी मॉइस्ट स्किन। ठीक है, एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। Insect have network of tube-like structure, tracheal tubes to transport the atmospheric air within the body। और ये tracheal tubes किसके अंदर हम लोग देखते हैं, कॉकरोच के अंदर। तो ये जो tracheal tubes की यहाँ बात हो रही है, this is of cockroach। कॉकरोच में अभी अभी अपन ने देखा कि यहाँ स्पेरिकल्स होते हैं और वो स्पेरिकल्स क्या काम करते हैं, इंसेक्ट्स यानी आर्थ्रोपोड में नेटवर्क ऑफ ट्यूब होते हैं जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब्स भी बोलते हैं। तो वो स्पेरिकल्स किससे कनेक्टेड रहते हैं, ट्रैकिया से ही तो कनेक्टेड रहते हैं। वो पूरी बॉडी में सारा का सारा ऑक्सीजन जो है उसको डिफ्यूज करते जाएंगे। नेक्स्ट, स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम कहते हैं गिल्स, और वो गिल्स भी पाए जाते हैं। तो स्पेशल वस्कुलराइज्ड सिस्टम नाम याद रखिएगा, कॉल्ड गिल्स, जो कि जिसके रेस्पिरेशन को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। मैंने अभी बताया ना वर्ड आएगा, तो यही वो वर्ड है। आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क वेयर वस्कुलराइज्ड बैग। अब देखो डिफरेंस समझो, एक बोला है वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, एक बोला है वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हमने गिल्स नाम दे दिया, एक नाम बोला है वस्कुलराइज्ड बैग। ठीक है, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। मैं वस्कुलर बैग वाला भी मार्क कर रही हूं, वस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स। पल्मोनरी रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर देयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल वालों पे ये भी चीज हम लिख सकते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन हो गया। हाँ, और कौन सा बचा था हमारे पास, पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हाँ, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग्स वर्टिब्रेट द फिशेस यूजेस गिल्स, नहीं रेड से कैसे मैं मार्क करूंगी, पिंक ले लो, ठीक है। Amongst fishes, amongst vertebrates, the fishes uses gills, whereas amphibians, reptiles, birds, mammals can respire through lungs. Amphibians like frog can respire through their moist skin. और moist skin से अगर हम respiration देखते हैं तो उसको हम कहते हैं cutaneous respiration, याद रखना, ठीक है, cutaneous respiration। यहाँ पे एक वर्ड आया है avian, let me mark bird, ये रहा। तो बच्चे जो बर्ड्स होती हैं उन बर्ड्स के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे एयर सैक भी प्रेजेंट होता है, एयर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब उनका लंग की अगर हम बात करें तो उसके लंग्स के साथ साथ एयर सैक प्रेजेंट रहता है। और वो एयर सैक क्यों ऐसे वेल एडेप्टेड रहता है कि भाई अगेन हैबिटेट क्या है उसका, हवा में उड़ना है उसने, ठीक है। तो वैसे ही हल्का फुल्का उसके पास लंग्स होता है, एयर कैविटीज होती है जो उसको फ्लोट बायंस या ऊपर एयर में रहने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। तो बर्ड्स या एव्स के अंदर भी हम ये एडेप्टेशन देखते हैं। चले आगे, नेक्स्ट आपके पास तीन तरीके के आ गए हैं बच्चे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। याद रखिएगा इन तीनों का नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कम इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मजेदार। और अब हम बात करेंगे ह्यूमन की। अभी तक हमने जितना बात किया है हम सारे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे। वी वर नॉट दैट मच स्पेसिफाइड कि मैं सिर्फ गिल्स की बात करूंगी, सिर्फ स्किन की बात करूंगी, मैं सबकी बात कर रही थी, है ना। अब मैं सिर्फ लंग्स की बात करूंगी, अब मैं सिर्फ ह्यूमन की बात करूंगी, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में अगर हम देखते हैं तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऐसे लिख सकते हैं हम कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन इज कंप्लीटेड बाय टू सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। respiration in human is completed by respiratory passage and second is your respiratory organ. रेस्पिरेटरी पैसेज एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब सुनना ध्यान से, पैसेज के अंदर क्या आता है, पैसेज यानी रास्ता, ठीक है। अब ये ऐसा रास्ता है जो कि कहाँ लेके जाएगा आपको, कहाँ लेके जाएगा आपको, लंग्स तक लेके जाएगा। ऑर्गन हमारे पास एक ही है, ऑर्गन में अभी अपन ने बात कर ली है कि हमारे पास है सिर्फ लंग्स, पर उस लंग्स में जाने का रास्ता कौन लेके जाएगा हमको, पैसेज देगा। तो पैसेज के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, नोज, नोस्ट्रल, ठीक है, वो नोज के अंदर ही काउंट कर लिया मैंने। फिर उसके बाद आता है मेरे पास फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया, और ट्रैकिया लीड करेगा टू लंग्स। अब देखो तुम, ये तीन चीजें हैं जो पैसेज बना रही है ताकि मैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक पहुंच सकूं। तो पहले इन तीन को पढ़ना जरूरी है। तो पहले चलते हैं नोज की तरफ, नाक, बेसिक। नोज हमारा डिफाइनिंग फीचर, जहां पे हमको स्मेलिंग यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेशन भी है, जिसके साथ हमारे पास, चलो नोज का एक डायग्राम बना ही लेते हैं ताकि हम सारी चीजें एक साथ ही समझ जाएंगे, ठीक है। लग रहा है थोड़ा सा नोज इससे पहले वाला ही ठीक था।
ठीक है ना, ये तुम्हारा नोज। अब एक बेसिक नोज समझना कि क्या होता है इसमें, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें समझिएगा। ये नोस्ट्रल, सबसे आउटर मोस्ट इज दिस नोस्ट्रल, जो कि क्या करेगी, जितना भी सारा आपका एयर है वो एयर को लेगी। उसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, मेरे पास नाइट्रोजन है, सल्फर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस उसको एयर दिख रही है, वो अंदर लेगी, काम खत्म। उसको जो एयर मिल रही है वो सारी एयर अंदर की तरफ लिए जा रही है। अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं इसमें कुछ फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, बहुत छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वेरी माइन्यूट, वेरी फाइन। काम क्या है इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का, ये हेयर ही है, लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं, हेयर, ठीक है, वेरी फाइन हेयर। तो ये बहुत छोटे छोटे जो हेयर होते हैं, नोज के हेयर होते हैं, ये क्या काम करते हैं बच्चे, ये ट्रैप करते हैं सारी की सारी डस्ट, दे हेल्प इन ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, सारा गंदगी डस्ट, कि भाई अब देखो नोस्ट्रिल का काम क्या बताया कि यार नोस्ट्रिल सारा सामान ऊपर लेके जाएगी, कुछ भी एयर मिल जाए इसको ये अंदर लेके जाएगी, ये उसको प्रॉपर तरीके से इनहेल कर देगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है क्या है, किसी का कोई मतलब नहीं ये। पर अब भाई जानी तो अपने पास ऑक्सीजन ही है ना, और वो भी कंटेमिनेटेड एयर नहीं जा सकती, कंटेमिनेटेड में बेकार एयर है ना, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट है, तो हम वो थोड़ा ना आगे जाने देंगे। तो वो चीज फाइन हेयर के थ्रू यहाँ पे स्टॉप, रुक जाती है। अब यहाँ सिर्फ हेयर काम नहीं करते, इन हेयर को हम क्यूटिकल्स, सीलिया भी बोलते हैं, कई कई जगह तुमको सीलिया भी मिलेगा। थोड़ा सा इधर ले लेती हूँ मैं, कई कई जगह तुमको इसका नाम सीलिया भी मिलेगा, ठीक है। तो बहुत फाइन हेयर स्ट्रक्चर है सीलिया। इसके अंदर तुमको क्या मिलता है, इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होती है बेटा जी, जो प्रोड्यूस करती है म्यूकस, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स। कुछ कुछ ग्लैंड्स होती है जो क्या सिक्रीट करेंगी, म्यूकस। म्यूकस ग्लैंड्स, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड यानी कि जो हमारे नोज के अंदर जो एक सब्सटेंस, या मैं कह सकती हूँ एक जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड अगेन क्या काम कर रहा है, जितनी भी कंटेमिनेंट्स हैं उनको रोक रहा है वहीं का वहीं। तो उनको रोकने के लिए उसको कुछ ना कुछ एक फ्लूइड मीडियम चाहिए, फ्लूइड मीडियम, और वो फ्लूइड मीडियम उसको कौन प्रोवाइड करता है, ये म्यूकस ग्लैंड। तो म्यूकस ग्लैंड का एक ही काम है, यहाँ पे कुछ ऐसा लिक्विड सिक्रीटेड रखना, ताकि क्या हो, ये फाइन एयर के थ्रू अगर कोई कंटामिनेंट ट्रैप हो गया है तो उसको ट्रैप्ड ही रखना है, ठीक है, वो अंदर नहीं जा सकता। तो ये चीज हमारे पास आ जाती है बेसिक। फिर उसके बाद आता है मेरे पास यहाँ पे, इसे मार्क करती हूँ, यहाँ पे आपको कुछ बोन्स भी मिलेंगी, सम बोन्स। अब इतना डिटेल में हमने पढ़ना नहीं है, बट एक बेसिक बता देती हूँ। ये बोन्स क्या काम कर रही है, पहला तो ये आपका स्ट्रक्चर मेंटेन कर रही है, ये वाली बोन्स, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर मेंटेन करती है। दूसरी चीज ये क्या करती है कि जब आपकी बाहर की एयर अंदर जा रही है उसको इक्वल करना, उसको इक्विलिब्रियम में लाना। यानी कि जैसे सुनो, मैं इसी में खड़ी हूँ, ठीक है, मेरी अंदर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो सकता है, बढ़ा हुआ तो ऑब्वियसली होगा नहीं। अगर मैं बाहर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में हूँ तो मेरे अंदर का बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो उससे तो डेफिनेटली डिफर करेगा। जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर है, बाहर में 16 डिग्री की सांस ले रही हूँ मस्त, उसमें एसी के आगे खड़ी होकर वो बढ़िया बढ़िया जो खुशबू होती है एक एसी की वो लिए जा रही हूँ। अब सोच के देखो कि अगर मेरा नोज यही काम करने, मेरा नोज क्या करने बैठा है, उसको क्या करना है, जितनी एयर अंदर जा रही है उस एयर को, उसको एक टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है। जो एयर मेरे अंदर जाएगी वो एयर कैसी जाएगी, वो एयर थोड़ी सी एकदम गर्म भी नहीं होनी चाहिए, एकदम ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, वो एक बीच की होनी चाहिए।
बीच वाले स्थिति को मैं क्या बोलती हूँ, इक्विलिब्रियम, है ना। तो यहाँ पे मेरा जो एयर विच आई एम इनहेलिंग उसको इक्विलिब्रियम में लाना, उसका एक प्रॉपर स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करना, ये काम इस नोज की 3 बोन्स का होता है और इस एरिया का होता है बेसिकली। ये रेस्पिरेटरी पैसेज है आपके पास, दिस इज योर रेस्पिरेटरी पैसेज। ओए दिस इज रेस्पिरेटरी पैसेज। और ये पैसेज क्या काम कर रहा है, ये वही एक एरिया है, ये एक पैसेज मतलब एरिया। और ये एरिया क्या काम करेगा बच्चे, ये एरिया में आपके जितना टेम्परेचर है ऑफ एयर टू हेल्प्स इन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एयर, कि भाई अंदर कितनी सांस जानी चाहिए और कैसी जानी चाहिए, एक्सट्रीम गर्म नहीं, एक्सट्रीम ठंडी नहीं, ठीक है, एक नॉर्मल एक तरीका और सही एयर मेरे नाक के अंदर जाए। तो दिस इज रेस्पिरेटरी रीजन और आई कैन से रेस्पिरेटरी पैसेज, रेस्पिरेटरी रीजन कह लो, रेस्पिरेटरी पैसेज कह लो, सेम, ठीक है। रेस्पिरेटरी एरिया कह लो, पैसेज से कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम पैसेज तो आपने पूरा बता, तुम तो एरिया लिख लो भाई। ठीक है, रेस्पिरेटरी एरिया, रेस्पिरेटरी रीजन, रेस्पिरेटरी पैसेज, तीनों मिला के लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, ये तो तीन बोन्स वाला रीजन आ गया जहां पे टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है, ठीक है, ये चीज समझ गए हम। यहाँ पे ये नोस्ट्रिल वाला एरिया है जहां पे चीज अंदर जाएगी, सबसे पहले तो एयर अंदर जा रही है, तो वो एयर अंदर की तरफ जाएगी। एक होता है कि यार जब है ना दूर कहीं पे पकवान बन रहा है तो तुम कहीं दूर खड़े बता सकते हो कि और आज आंटी ने लगता है मटर पनीर की सब्जी बनाई है, ये कैसे बता पा रहे हो, है तुम्हारे दोस्त के घर तुम जाते हो, वो बेचारा चुपचाप अकेले सोचता है कि यार मैं ना अकेले किचन में जाकर कॉफी पी के आ जाता हूँ, पर तुम वहां दूर बैठे अपने लिविंग रूम में बैठे और तुम बता देते हो ओ भाई कॉफी बना रहा है 2 बनाइयो, कैसे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो ये बात आप बोल पाते हो क्योंकि आपके पास होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। यहाँ पे कुछ इस तरफ एपिथेलियम सेल्स जानते हैं आप लोग, है ना, टिश्यूज में हम पढ़ते हैं एपिथेलियल सेल्स, ये वही एपिथेलियल सेल्स है बेटा, ये ऑल फैक्ट्री ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम सेल्स, जो कि क्या काम करेगी, ऑल फैक्ट्री यानी स्मेलिंग का काम करती है, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यानी ये क्या काम करेगी, स्मेल का, स्मेल डिटेक्शन। भाई अकेले अकेले खाने नहीं देंगे, दूर तुम्हारा दोस्त मैगी खा रहा है बेचारा लंच टाइम में वो बेचारे ने आज स्पेशल लाया है पेटीज चाउमीन मैगी, और तुम ले जाके चले जाते हो। भाई खुशबू आ रही थी तेरे टिफिन से, सुबह से देख रहा था मैं बैग, ये किसका है, बैग किसका है, अब आया ना। तो वो चीज तुम कैसे बता रहे हो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से। ये ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम सेल होती ही इसीलिए है, ये हमारे नोज में प्रेजेंट रहती है, और ये क्या काम कर रही है बच्चे, ये आपको जो एयर आ रही है उसका डिटेक्शन, कि भाई हाँ ये खाने की खुशबू है, ये इसकी खुशबू है, ये उसकी खुशबू है, छोले भटूरे बन रहे लगता है, तो वो चीज जो तुम बता पा रहे हो ना वो होता है ये ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम सेल से। क्लियर है, ये आपका एक बेसिक नोज है ना। अब ऐसे ही आपके पास आता है फेरिंग्स वाला रीजन। फेरिंग्स वाला रीजन कैसे होता है बच्चे, वो भी मैं बना देती हूँ, बनाना आप लोगों के अभी आएगा नहीं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए इसीलिए हम बनाते हैं। ये कोई इंसान, और ये कोई इंसान के, ये अभी अपन ने नोस्ट्रल डिसाइड कर ही लिया था, तो हमने नोज बना ही दिया है ना, दिस इज नोज, अभी हम पता कर चुके हैं अंकल, और दिस इज माउथ। अब नोज और माउथ के
इस तरफ ये जो ये वाला लेटरल वाला रीजन होता है ना, ये वाला जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। ये फेरिंग्स कनेक्टेड रहता है, ठीक है, सुनना ध्यान से। ये फेरिंग वाला जो रीजन रहता है, ये वाला रीजन, ये कनेक्शन होता है बेटा। ये नोज की तरफ भी रहेगा, ये माउथ की तरफ भी रहेगा, और ये लास्ट ट्रैकिया तक भी जाता है। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया आपका वॉइस विंड पाइप। ट्रैकिया इज योर विंड पाइप, ठीक है। तो ये ट्रैकिया तक भी जाता है, तो इस पैसेज को हम कहते हैं फेरिंग्स। चल जा भाई। इस पैसेज को हम कहते हैं फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स डिफरेंट डिफरेंट जगह है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसके नाम है, जैसे कि नेसोफेरिंग्स, ओसोफेरिंग्स। ओसोफेरिंग्स यानी आपके इसोफेगस वाली जगह पे जो फेरिंग्स प्रेजेंट है वो ओर्थोफेरिंग्स हो जाएगा, और लेरिंगोफेरिंग्स। चलो इसको भी मार्क कर लेते हैं, वैसे आएगा नहीं है बट स्टिल। फेरिंग्स का सबसे पहला इज योर नेसोफेरिंग। नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और क्या था यहाँ पे, लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है, आ रहा है लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स यानी लेरिंग्स के पास वाला फेरिंग्स, ठीक है। तो यहाँ आपके पास लेरिंगोफेरिंग्स प्रेजेंट हो जाता है। मैं इसे डॉट बना देती हूँ ताकि ये और स्पेसिफाई हो जाए। ये इस तरफ नीचे वाले रीजन में, यहाँ वाले रीजन में आपके पास लेरिंगोफेरिंग्स प्रेजेंट रहता है। सेकेंड इज योर ये वाले रीजन में, ये माउथ वाले रीजन में आपका ओरोफेरिंग्स रहता है, और नोज वाले रीजन में, ये नोज वाले रीजन में आपका जो फेरिंग्स रहता है वो नीजोफेरिंग्स रहता है। फेरिंग्स तुम ऐसे समझ सकते हो कि फेरिंग्स क्या है कि जैसे जब हम है ना कोई नेजल ड्रॉप अगर तुमने डाली हो कभी जुकाम वगैरह में, ऑट्रेविन है ना, तो उसका तुम्हें गले में भी टेस्ट आता है। अब तुमने मुंह में तो डाली नहीं, तुमने तो नाक में डाली, फिर तुम्हें कैसे टेस्ट आया? क्योंकि बेटा फेरिंग्स जो है वो पैसेज सेम है, ठीक है। तो फेरिंग्स एक ऐसा पैसेज है जो कॉमन है दोनों के ही लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरोफेरिंग्स। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां हमारे पास दो लोग आएंगे, दो लोग नहीं है मतलब, दो हमारे पास ट्यूब आ जाती है, दो ट्यूब्स। अब आप इन सबसे वाकिफ कौन है? दो ट्यूब्स, पहला हो जाता है योर विंड पाइप, दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया, और ये आ जाता है आपके पास ईसोफेगस या फूड पाइप। ईसोफेगस या फूड पाइप, ठीक है। तो फूड पाइप जिसके थ्रू आप खाना ले रहे हो, और विंड पाइप जिसके थ्रू आप सांस ले रहे हो, और इन दोनों के बीच में एक आता है आपके पास एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक फ्लैप है, एक ढक्कन जैसा काम कर रहा है। तो ढक्कन क्या है ये कि ये बेसिकली प्रेजेंट रहता है आपकी ट्रैकिया के ऊपर, और काम क्या करता है कि जब आप सांस लेते हो, जब भी इनहेलेशन वाला टाइम है, उस टाइम पे ये फूड पाइप को बंद कर देता है और विंड पाइप को चालू रखता है, और जब आप खाना खाते हो तो ये विंड पाइप को बंद कर देता है, फूड पाइप को चालू रखता है। क्योंकि देखो अगर फूड पाइप विंड पाइप में ही दिक्कत हो गई, यानी अगर ये एपिग्लॉटिस जो है सही से काम ही नहीं कर पाए, फ्लैप है, और अगर ये ढक्कन सही से काम नहीं कर पाया, तो जो खाना होगा वो खाना विंड पाइप में भी जा सकता है, और अगर जो खाना है वो फूड मतलब सांस जो है वो फूड पाइप में भी जा सकता है। हमको खांसी आती है ना, क्यों आती है? जब हम बात करते करते खाना खाते हैं तो हमको एकदम से खांसी आना शुरू हो जाती है। वो खांसी का कारण क्या है कि कई बार खाना जो होता है वो विंड पाइप में चला जाता है फूड पाइप की जगह,
ठीक है, और वो फिर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एपिग्लॉटिस हमको हेल्प करता है। एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर which protects or which overlaps the either way, कोई भी कर सकता है, वो ईसोफेगस भी करता है और वो किसकी तरफ भी कर लेता है, विंड पाइप की तरफ, ट्रैकिया की तरफ भी कर लेता है। ग्लॉटिस, ग्लॉटिस हम बेसिकली इस होल को बोलते हैं, ग्लॉटिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, होल को बोलते हैं, और उस होल पे एक कवर, इपी मतलब ओवर इट, इपी मतलब होता है ओवर, ऊपर, तो इपीग्लॉटिस यानी उस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन है। ग्लॉटिस इज दिस इज ग्लॉटिस, और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन है, दैट इज इपीग्लॉटिस। ठीक है, उसके बाद आता है इसके ऊपर एक वॉइस बॉक्स, एक बॉक्स लाइक रीजन, जिसको मैं बॉक्स से ही बना देती हूँ। दिस इज larynx or it is also known as voice box. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। और यही हमारे आवाज, आवाज देख लो तुम, यहाँ पे हाथ रख के देखो, दिस इज योर वॉइस बॉक्स ओनली, जो वाइब्रेट करता है ना। मेल्स के अंदर थोड़ा वॉइस बॉक्स जो है थोड़ा सा आउटवर्ड प्रोट्रूडेड रहता है, जिसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। तो वो ये हो गया अपने पास वॉइस बॉक्स। क्लियर है? ओके, क्लियर। तो लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, वॉइस बॉक्स है, इसके अलावा उसका कुछ खास ज्यादा काम है नहीं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये हमने कंप्लीट किया है रेस्पिरेटरी पैसेज, ये हमारा कंप्लीट हो गया है रेस्पिरेटरी पैसेज। तो हमने देखा नोज, हमने देखा फेरिंग्स, हमने देखा ट्रैकिया। ट्रैकिया इज योर दिस विंड पाइप, ये मैंने मार्क किया है ना। ट्रैकिया इज योर विंड पाइप, जहां से सांस नली जिसको हम कहते हैं, जहां से आप सांस अंदर ले रहे हो। ठीक है, दिस इज ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया आगे जाएगी और डिवाइड होगी आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, दैट इज योर लंग्स। लंग्स कैसे काम करते हैं, क्या होता है इनका पूरा फंक्शन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उसके साथ कुछ और एक्साइटिंग टॉपिक्स और पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर को पूरा स्टार्टिंग से अगर तुम देखने बैठे हो तो इसको एंड तक देखो, इट इज वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर नीट सिलेबस। ऑल द बेस्ट एवरीवन।